तो दोस्तों आज हो गया 8 दिसंबर 2022 यूपी में देश दुनिया की सभी ताज़ा बड़ी खबर लेके आए सिर्फ आपके लिए। चलिए खबर शुरू करते हैं। उससे पहले चैनल को अब तक सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे, लाइक कर दे, शेयर कर दे ताकि इसी तरह खबर आप हर रोज देख सके। चलिए शुरू करते हैं आज की पहली बड़ी खबर। दिल्ली नगर निगम चुनाव में आम आदमी पार्टी का डंका बजा है। निर्वाचन आयोग के आंकड़ों के मुताबिक आम आदमी पार्टी ने 134 सीटों पर जीत दर्ज करके बहुमत का आंकड़ा छू लिया है। वहीं भाजपा को 104 सीटों पर जीत मिली है। आपको बता दें कि एमसीडी में बहुमत के लिए किसी भी पार्टी को 250 वार्डों में से 126 पर जीत दर्ज करना जरूरी है। शीत सत्र के पहले दिन राज्यसभा में पीएम नरेंद्र मोदी ने उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ का स्वागत किया तो वहीं विपक्ष ने उनसे अपना भी ध्यान रखने की अपील की। राज्यसभा में कांग्रेस के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने उपराष्ट्रपति के स्वागत में बोलते हुए कहा कि मुझे उम्मीद है कि आप हमारी भावनाओं को समझेंगे। हम अपनी ओर से आपको पूरा सहयोग करेंगे। यही नहीं, इस दौरान उन्होंने यह दर्द भी बयां किया कि सदन में नंबरों का ही भाषा समझी जाती है और किसी भी दल के नेताओं के अनुभव, तर्कों और विचारों पर ध्यान नहीं दिया जाता है। दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने एमसीडी चुनाव में बहुमत हासिल करने के बाद कहा कि वो सबको साथ लेकर चलेंगे और दिल्ली को ठीक करेंगे। उन्होंने कहा है कि दिल्ली को ठीक करने के लिए उन्हें सभी पार्षदों का साथ और केंद्र सरकार का आशीर्वाद चाहिए। अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि वो भाजपा कांग्रेस का भी सहयोग लेंगे और केंद्र सरकार से भी सहयोग की अपेक्षा है। केजरीवाल ने अपने कार्यकर्ताओं को जीत की बधाई देते हुए अहंकार न करने की नसीहत दी। उन्होंने कहा है कि अहंकार किया तो ऊपर वाला माफ नहीं करेगा। लोकसभा में बुधवार को अलग अलग दलों के सदस्यों ने देश में जनसंख्या नियंत्रण कानून बनाने, हरियाणा के खनन श्रमिकों को ध्यान में रखकर अस्पताल खोले जाने और उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों में असमय वर्षा के कारण आई बाढ़ से हुए नुकसान का आकलन कराने की मांग उठाई है। भाजपा के सत्यदेव ने जनसंख्या का मुद्दा शून्यकाल में उठाते हुए कहा है कि देश में खेती और आवास के लिए सीमित भूमि है, जल समेत अलग अलग संसाधन सीमित है और बेरोजगारी बढ़ रही है। ऐसे में जनसंख्या नियंत्रण के लिए एक कानून बनाया जाना चाहिए। महाराष्ट्र और कर्नाटक विवाद के हिंसक होते ही दोनों राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने बातचीत का फैसला किया है। खबर है कि बसवराज बोम्मई और एकनाथ शिंदे ने मंगलवार शाम फोन पर बात की है। इधर दोनों राज्यों की पुलिस ने भी कार्रवाई तेज कर दी है। अलग अलग संगठनों के कई कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया गया है। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री बोम्मई ने भी विवाद को राजनीतिक रंग दिए जाने से इनकार किया है और कहा है कि वो नया विवाद नहीं चाहते हैं। केंद्रीय राज्य मंत्री अश्विनी चौबे ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और बिहार सरकार पर हमला बोला है। राज्य में आए दिन आपराधिक घटनाएं बढ़ रही है और फिर से जंगल राज लौट आया है। अपराध अपने चरम सीमा पर है, लेकिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अपने से अपनी पीठ थपथपा रहे हैं। आपको बता दें कि अश्विनी चौबे ने कहा कि नीतीश कुमार से बिहार संभल नहीं रहा है और उन्हें मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी के विधायक दल के नेता और प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी ने झारखंड की ब्यूरोक्रेसी पर निशाना साधा है। बाबूलाल मरांडी ने ब्यूरोक्रेसी पर सत्ता के संरक्षण में भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने का आरोप लगाया है। बाबूलाल मरांडी ने कहा है कि चंद भ्रष्ट अधिकारियों की वजह से पूरी ब्यूरोक्रेसी बदनाम हो रही है। उन्होंने सरकार पर चुप्पी साधने का भी आरोप लगाया है। कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा राजस्थान पहुंच चुकी है। कई दिनों से लगातार सफर कर रहे राहुल गांधी मंगलवार को अलग ही अंदाज में दिखाई दिए। उन्होंने भारत जोड़ो यात्रा के बीच कोटा में अपने साथी नेताओं के साथ फीफा वर्ल्ड कप का मजा उठाया। जो तस्वीर सामने आई है उसमें राहुल गांधी के अलावा केसी वेणुगोपाल, सीएम अशोक गहलोत मैच देखते दिखाई दे रहे हैं। हैदराबाद के सांसद सऊद्दीन ओवैसी ने इस बार के एमसीडी चुनाव में कई सीटों पर अपनी पार्टी ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन यानी एमआईएम से उम्मीदवार उतारे थे। उम्मीदवार तो जीतने के लिए उतारे थे, लेकिन उम्मीद के मुताबिक नतीजे नहीं मिले और पार्टी का रिजल्ट फिसदी साबित हुआ। दिल्ली के मतदाताओं ने उन्हें जोर का झटका धीरे से दिया और सिर्फ 0.62% वोट शेयर पर समेट दिया है। जबकि सऊद्दीन ओवैसी ने दिल्ली में जोरदार चुनाव प्रचार और कई रैलियां भी की थी। साल 2016 में हुई नोटबंदी को लेकर सुप्रीम कोर्ट में बेहद अहम सुनवाई चल रही है। मंगलवार को सुनवाई के दौरान शीर्ष अदालत ने केंद्र सरकार और आरबीआई से कई अहम सवाल भी पूछे हैं। अदालत ने कहा है कि वो चुपचाप नहीं बैठेगी। आपको बता दें कि शीर्ष अदालत 8 नवंबर 2016 को केंद्र द्वारा घोषित नोटबंदी को चुनौती देने वाली 58 याचिकाओं पर सुनवाई कर रही थी। इस दौरान उच्चतम न्यायालय ने कहा कि आर्थिक नीति के मामलों में न्यायिक समीक्षा के सीमित दायरे का मतलब ये नहीं है कि अदालत चुप बैठ जाएगी। साथ ही शीर्ष अदालत ने कहा कि सरकार किस तरह से निर्णय लेती है उस पर कभी भी गौर किया जा सकता है। अहमदाबाद की मजिस्ट्रेट अदालत ने तृणमूल कांग्रेस के प्रवक्ता साकेत गोखले को 8 दिसंबर तक पुलिस हिरासत में भेज दिया है। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर एक ट्वीट को लेकर गुजरात पुलिस ने साकेत को गिरफ्तार किया है। अभियोजन पक्ष ने तर्क दिया है कि फर्जी ट्वीट करने के उद्देश्य की जांच के लिए गोखले की हिरासत जरूरी है। उन्होंने ये भी बताया कि गोखले के ट्वीट में 2 तस्वीरें एम्बेड की गई थी जिसमें अखबार की कटिंग का जिक्र है।
उद्धव ठाकरे ने शिवसेना के धड़े ने मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट से कहा है कि महाराष्ट्र में पूरी तरह असंवैधानिक सरकार काम कर रही है। आपको बता दें कि चीफ जस्टिस डी.वाई. चंद्रचूड़ और जस्टिस पी.एस. नरसिंह की पीठ ने कहा है कि वो महाराष्ट्र के राजनीतिक प्रकरण से संबंधित याचिकाओं पर 13 जनवरी को सुनवाई करेगी, क्योंकि 5 न्यायाधीशों की संविधान पीठ के लिए अगले सप्ताह बैठना संभव नहीं होगा। बॉलीवुड एक्टर और बीजेपी नेता परेश रावल को कोलकाता पुलिस ने तलब किया है। बंगालियों पर की गई उनकी टिप्पणी से जुड़े मामले को लेकर सोमवार को उनसे पूछताछ होगी। आपको बता दें कि कोलकाता पुलिस ने माकपा के राज्य सचिव मोहम्मद सलीम की शिकायत पर परेश रावल के खिलाफ आईपीसी की अलग अलग धाराओं के तहत मामला दर्ज किया है। माकपा नेता ने आरोप लगाया कि रावल ने गुजरात में भाजपा की चुनावी रैली में बंगाली समुदाय के खिलाफ नफरती भाषण दिया था। गुजरात, हिमाचल प्रदेश और दिल्ली नगर निगम में हुए मतदान के बाद एग्जिट पोल सामने आ गए हैं। आपको बता दें कि गुजरात में बीजेपी की रिकॉर्ड तोड़ जीत का अनुमान है, जबकि एमसीडी में केजरीवाल की आम आदमी पार्टी बीजेपी को सत्ता से बाहर करके बड़ी जीत दर्ज कर सकती है। तो वहीं बात करें अगर हिमाचल प्रदेश की, तो वहां मामला कांग्रेस और बीजेपी दोनों के बीच टक्कर की है। यूपी में आग बुझाने के लिए जल आपूर्ति में बाधा पैदा करने वालों की अब खैर नहीं है। ऐसा करने पर 6 महीने की सजा भुगतनी पड़ सकती है। साथ ही 50,000 रुपये का जुर्माना भी हो सकता है या फिर दोनों ही दंड दिए जा सकते हैं। ऐसा लगातार करने पर जुर्माना की राशि 3,000 रुपये प्रतिदिन हो सकती है। आपको बता दें कि विधानसभा में मंगलवार को उत्तर प्रदेश अग्निशमन और आपात सेवा विधेयक 2022 पास कर दिया गया है। इसके तहत सख्त प्रावधान किए गए हैं। इस बार भी समाजवादी पार्टी अपने चुनाव निशान पर निकाय प्रत्याशी उतारेगी। पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने मंगलवार को कन्नौज में इसका ऐलान कर दिया है। उन्होंने कहा कि पार्टी के प्रत्याशी नगर निगम, नगर पालिका और नगर पंचायत अध्यक्ष पदों पर साइकिल निशान के साथ मैदान में उतरेंगे। साथ ही अखिलेश यादव ने कहा है कि वार्ड उम्मीदवारों की स्थिति के मुताबिक ही टिकट देने पर फैसला होगा। बाबरी मस्जिद विध्वंस की 30वीं बरसी पर इमाम प्रमुख और हैदराबाद से सांसद सऊद्दीन ओवैसी ने कहा है कि वो इस दिन को कभी नहीं भूल सकेंगे। पक्का करेंगे कि आने वाली पीढ़ियां भी इसे ना भूले। उन्होंने 6 दिसंबर की तारीख को लोकतंत्र का काला दिन बताया है। आपको बता दें कि सऊद्दीन ओवैसी ने ट्वीट में लिखा है कि 6 दिसंबर भारतीय लोकतंत्र के लिए हमेशा काला दिन रहेगा। बाबरी मस्जिद का अपमान और विध्वंस अन्याय का प्रतीक है। सुप्रीम कोर्ट ने डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों की जब्ती पड़ताल और उन्हें सुरक्षित रखने पर जांच एजेंसियों के लिए दिशा निर्देश की मांग वाली याचिका पर सुनवाई की। इस दौरान अदालत ने कहा कि दुनिया बदल गई है और सीबीआई को भी बदलना चाहिए। आपको बता दें कि याचिकाकर्ता की ओर से पेश हुए वकील ने कहा कि निजता के मुद्दे पर दुनिया भर में जांच एजेंसियों के लिए नियमावली तय की जा रही है। महिलाओं और बच्चों पर योगी सरकार मेहरबान, सेहत सुधारने को दिए 1,000 करोड़। जी आपको बता दें कि यूपी के महिलाओं और बच्चों को लेकर योगी सरकार मेहरबान दिखी है। यही वजह है कि प्रदेश वासियों की सेहत की चिंता योगी सरकार के अनुपूरक बजट में भी दिखाई दी। महिलाओं और बच्चों का स्वास्थ्य ठीक रखने पर अब और ज्यादा फोकस रहेगा। इसके साथ ही नियमित टीकाकरण, एम्बुलेंस सेवा सहित राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन की तमाम योजनाओं के संचालन के लिए 1,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का प्रावधान किया गया है।